नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे सुषमा मुनींद्र जी द्वारा लिखी गई कहानी दूसरा वर। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आप सबसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विकास की ओर अग्रसर कस्बा करारी। करारी का 4 पुत्रियों वाला साधारण सा परिवार। निजी संस्थान के मामूली पद पर कार्यरत बाबूजी का स्तर साधारण है, पर लक्ष्य बड़ा है। पुत्रियों को कुछ दे सकें या ना दे सकें, पर पढ़ने का पूरा अवसर देंगे। बड़ी पुत्री जानकी हिंदी विषय में एमए उत्तीर्ण कर करारी की निजी स्कूल में प्राथमिक कक्षा में अध्यापन करते हुए इसी साल 25 की हुई है। उसके परिणय के लिए बाबूजी जहां भी गए एक ही प्रश्न, कितना देंगे? बाबूजी पिटे हुए प्यादे की तरह घर लौट आते। कोई खबर नहीं थी। बात बनेगी और आसानी से बनेगी। तय तिथि पर लड़के वाले जानकी को देखने आ रहे हैं। माता पिता जीवित नहीं है। 2 भाई हैं जो चाचा जी के साथ आएंगे, लेकिन 3 नहीं, 2 ही प्राणी तशरीफ लाए। जानकी से छोटी मेहमानों की आव भगत में तल्लीन मैथिली बुलावे के लिए सज कर तैयार बैठी जानकी से बोली, चाचा जी और लड़का ही आए हैं। लड़का इतना सजीला है कि जानकी तुम्हारा जी मचल मचल जाएगा। जानकी घबरा गई। छी, मैथिली, मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूँ। सजीले युवक को देखकर मदहोश हो ही जाओगी। चलो चलो, बैठक में तुम्हारी पुकार हो रही है। बैठक में सलज जानकी की दृष्टि नहीं उठ रही थी। बड़ा जोर लगाकर उसने अगल बगल बैठे दोनों प्राणियों को देखा। सचमुच सजीला युवक है। यदि कुछ पूछा जाएगा तो बताते समय अच्छी तरह देख लेगी। वे दोनों इतने सज्जन निकले कि कुछ पूछा ही नहीं। सज्जनों के जाने के उपरांत तीसरी बहन वैदेही ने पूछा, जानकी, जीजाजी कैसे लगे? "हम्म, मैं बेशर्म नहीं हूँ।" बाबूजी योजना बनाने लगे। लड़के वाले शादी जल्दी करना चाहते हैं। अगले माह अच्छा मुहूर्त है। अम्मा संशय में है। सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन लड़का संभव जानकी से 10 साल बड़ा है। बाबूजी बेफिक्र हैं। संभव डॉक्टर हैं। पहले सुपर स्पेशलाइजेशन, फिर प्रैक्टिस जमाने तक। डॉक्टर्स की इतनी उम्र हो ही जाती है। मुझे तो संभव बहुत ही सीधे साधे और समझदार लगते हैं। इतने समझदार कि जानकी चाहती रही मोबाइल पर रोज बात करे, पर संभव ने शादी के होने तक सिर्फ 4-5 बार ही बात की। बारात में भी गिनती के ही लोग आए। जानकी बड़ी हसरत से जयमाला के लिए मंच पर आई। पति भ्रम हुआ है कि यही यथार्थ है। जिसे चाचा जी समझा था वह डॉक्टर संभव है, और जिसे डॉक्टर संभव समझकर पहली नजर में दिल दे दिया वह उनके बगल में खड़ा उनका छोटा भाई है संयम। जानकी सदमे में आ गई। संयम, उनका देवर, पूरी तरह चंचल हो रहा था। भाभी जी, भैया को माला पहनाइए। मैथिली भी यथार्थ पर अचंभित थी। उसने भी वही समझा था जो जानकी ने, लेकिन अब स्थिति का सामना करना है। मैथिली बोली, पहना रही हैं भाभी जी के देवर, थोड़ा धीरज धरें। जानकी के हाथों को सहारा देकर मैथिली और वैदेही ने माला डलवा दी। फोटो शूट के बाद जानकी अंदर कमरे में लाई गई। उसे ससुराल से आए वस्त्र पहनाकर चढ़ावा करने के लिए तैयार होना है। तैयार होने का उमंग गायब सा हो गया। बिछावन पर बैठकर हिचक हिचक कर रोने लगी। अम्मा जानती थी कि उस दिन चाचा जी नहीं आ पाए थे। जानकी ने सामान्य कद सूरत और रंगत वाले संभव को चाचा और सजीले संयम को संभव समझ लिया। उन्होंने बाबूजी से कहा था कि संभव अपनी उम्र से बड़े लगते हैं और दुबली जानकी अपनी उम्र से कम। पर बाबूजी ने निर्णय सुना दिया था। लड़के का रंग रूप नहीं, पद प्रतिष्ठा देखी जाती है। अम्मा विवश हुई। जानकी को इस तरह रोते देखकर नाते रिश्तेदार, महिलाएं पता नहीं क्या अर्थ लगाएंगी। वे उनसे बोली, जानकी आज पराई हुई, ऐसे मौके पर रोना आ ही जाता है। आप लोग भोजन करें, मैं आगे की रस्म के लिए जानकी को तैयार करके लाती हूँ। उनके जाते ही अम्मा ने जानकी को गले से लगा लिया। मत रो मेरी बच्ची। अम्मा, तुमने भी मुझे धोखे में रखा। मैं नहीं जानती जानकी तुमने क्या देखा और क्या समझा। संभव की डॉक्टरी बहुत अच्छी चलती है, और सबसे बड़ी बात, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। घर में पैसा भरपूर है। तुम्हें पैसा दिखाई दे रहा है अम्मा,
अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई नहीं दे रहा। 35 का लड़का अधेड़ नहीं हो जाता। बाबूजी की हैसियत जानती हो। जो कर सकते हैं कर रहे हैं। ना रो। बात फैलेगी तो बारात लौट सकती है। अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों तो जीते जी ही मर जाएंगे। जानकी ने मान लिया, विरोध का कोई मतलब नहीं। यदि बारात लौट गई तो बहनों के विवाह में अड़चन आएगी। फिर संयम को पहली नजर में दिल दे दिया, वह भी नफरत से भर जाएगा। छोटी हैसियत वालों को बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। सजीले राजकुमार अमीरजादियों को मिलते हैं। वह तैयार होने लगी। संयम फोटोग्राफर को ले आया। भाभी जी तैयार नहीं हुई, फोटोशूट होना है आपका। मैथिली ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। ठहरिए भाभी के देवर जी, लड़कियों को तैयार होने में जरा वक्त लगता है। यह आप लड़कों की तरह थोड़ी है कि कोट पैंट पहना, गले में घंटी टंगाई और हो गए तैयार। संयम मैथिली को देखता ही रह गया। आप लड़की हैं या क्या हैं? आना जाना बना रहेगा, जान लीजिएगा, हम मैथिली हैं। संयम पूरी रात संभव और जानकी के आसपास मंडराता रहा। किसी मित्र ने नियंत्रित किया। बहुत ऊपर ऊपर हो रहे हो जनाब, शादी तुम्हारी नहीं तुम्हारे बड़े भाई की हो रही है। अरे इस समय में भाभी की ननद का रोल कर रहा हूँ। आज मेरी बहन होती तो भाभी को ऐसे ही घेरे रहती। जानकी विदा होकर संगतपुर आ गई। बड़ा और व्यवस्थित मकान। पहली रात का आरंभ संभव ने अपनी पारिवारिक रूपरेखा बताकर किया। जैसा कि तुम जानती ही होंगी जानकी, मेरे माँ और पापा दोनों डॉक्टर थे। यह मकान और संपत्ति उन्हीं की बनाई हुई है। दोनों का ही अच्छा नाम था और उनके नाम का मुझे पूरा फायदा मिल रहा है। वे हम तीनों भाई बहन को डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर संयम को आर्ट्स ज्यादा अच्छा लगता था। उसने बीकॉम के बाद लॉ किया और अब कचहरी में प्रैक्टिस करता है। आपकी कोई बहन भी है क्या? बहन है नहीं थी, मुझसे छोटी और संयम से बड़ी। मेडिकल कर रही थी। माँ पापा उसे छोड़ने हॉस्टल जा रहे थे। कार का एक्सीडेंट हो गया। तीनों नहीं रहे। मैं और संयम बेसहारा हो गए। पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर मानसिक संबल की जरूरत थी। उस समय चाचा जी ने बड़ा सहारा दिया। वे तुम्हें देखने आने के लिए साथ आने वाले थे, पर उन्हें छुट्टी ही नहीं मिली। मैंने संयम को अपने बच्चे की तरह संभाला है। बिना माँ बाप का है ना, नादानी करे तो छोटा भाई या बच्चा समझकर माफ कर देना। जानकी आत्म यंत्रणा से गुजर रही है। जिसे पहली नजर में दिल दे बैठी, जो उम्र में उससे बड़ा है, उसे अपना भाई अपना बच्चा कैसे समझ सकती है? जिसे चाचा जी समझा उसे पति कैसे समझ ले? जब मैं तुम्हें देखने आया था तो तुम नाजुक सी लग रही थी। घर आकर मैंने साफ कह दिया कि मिसमैच हो जाएगा। मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता था, पर संयम अड़ गया। वह तुम्हें पसंद कर चुका है। उधर चाचा जी भी अड़ गए। उन्होंने तुम्हारे बाबूजी को उम्मीद दे दी थी। जानकी आत्म मंत्रणा से गुजर रही थी। मैं संयम की पसंद और बाबूजी को दे दी गई उम्मीद की भीड़ चढ़ गई। माँ के बाद यह घर कभी घर नहीं लगा। वे पता नहीं कैसे संभाल लेती थी। मैं तो चाबियां देखते ही घबरा जाता हूँ। संयम की स्थिति तो मुझसे भी दयनीय है। तुम हंसोगी, पर मुंह दिखाई में मैं तुम्हें चाबियां दूंगा। अब तुम आ गई हो और संभालो अपना घर। मैं चाबियां नहीं ले सकती। अभी आप मुझे ठीक तरह से जानते ही नहीं हैं, और उस पर 7 फेरों का बंधन मजबूत होता है। घर तुम्हारा है और जिम्मेदारी भी तुम्हारी। आज से मैं तो मुक्त हुआ भाई। जानकी संगतपुर में 10 दिन रही। संभव उसकी सहूलियत का ख्याल रखते और संयम उसे प्रसन्न रखने का प्रयास करता। अरे भाभी, अच्छा हुआ तुम आ गई। घर में मर्दाने चेहरे देख देख कर मैं तो सन्यासी बनता जा रहा था। यहाँ तो काम वाली बाई भी नहीं है, वरना उसका मुख देख लो। खाना बनाने से लेकर बगीचे में पानी देने तक का सारा काम बुढ़ऊ काका करते हैं। संभव मुस्कुरा दिए। अब घर कैसा लगता है तुझे? एकदम जन्नत। कचहरी जाने की इच्छा भी नहीं होती। लगता है भाभी के पास ही डटा रहूं। शादी के बाद मेरे पैरों में बेड़ियां पड़नी चाहिए, पर ऐसा लगता है छोटे जनाब बेड़ियां तुम्हारे पैरों में पड़ गई हैं। सही फरमाते हो भैया। माँ होती तो भाभी को रसोई के राज रहस्य बताती। आजकल मैं सास के रोल में हूँ। संभव कृतज्ञ थे। जानकी, इतने दिनों बाद घर में रौनक लौटी है। इसी तरह मुझे सहयोग और संयम को स्नेह देती रहना। संयम ने अभूतपूर्व बयान दिया। भैया के मुख से अब जाकर सहयोग, स्नेह
सहभागिता जैसे शब्द सुन रहा हूँ, वरना तो वही एक्सरे, एमआरआई, ईसीजी, सिरिंज और ड्रिप। बाप रे बाप! इसीलिए मैं डॉक्टर नहीं बना। डॉक्टर लोग बहुत कम हंसते हैं। संभव हंसते हुए बोले, देखो मैं तो हंस रहा हूँ ना। अब थोड़ा हंसने लगे हो भैया जब से भाभी आई हैं। भाभी, भैया तुम पर लट्टू हैं। अगर मैं हौसला ना बढ़ाता तो कुंवारे रह जाते। जानकी फिर से सोच में डूब गई। अगर ये हो जाता तो विधाता शायद मेरा संयोग तुमसे जोड़ देते संयम। जानकी करारी लौटी। अम्मा गदगद। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है जानकी। तुम संयम को भी संभव से कम ना मानना। संयम को कम नहीं बढ़कर ही मानती हूँ। मैथिली बोली, ना सास ससुर की रोक टोक, ना ननद की दादागिरी। जानकी, मुझे ऐसा घर मिल जाए तो क्या बात हो। मैं तो सारा टाइम खूब मौज उड़ाऊं। मेरा विवाह संयम से होता तो मैं भी उड़ाती। अम्मा ने मैथिली को डपट दिया। कुछ भी बोलती है जानकी। बाबूजी से कहूंगी डॉक्टर साहब को फोन करें कि तुम्हें लेने दोनों भाई आए। मेरी नजर तो संयम पर टिक गई है। मैं तो चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब नहीं, संयम आए, लेकिन संभव आए। जानकी निरुत्साहित हो गई। कार ड्राइव कर रहे संभव ने उसको देखकर पूछा, उदास हो क्या? संयम को भी साथ ले आते। अरे ले आता, बट उसे बुखार है। कब से? देखा, इसीलिए मैं बता नहीं रहा था। पहले तुम उदास थी और संयम का हाल जानते ही घबरा गई। घर पहुंचकर संभव ने संयम का टेम्परेचर चेक किया। मैं तो इसकी हाय तौबा से परेशान हो गया हूँ जानकी। अब तुम जानो और तुम्हारा देवर। संयम ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, तुमने मेरी केयर भैया से कम की तो मैं तहलका मचा दूंगा। देवर का अर्थ जानती हो? दूसरा वर। और मैं तुम्हारा दूसरा वर हूँ। जानकी उसे अपलक देखती रही। संकेत तो नहीं दे रहा है। इस तरह घेरे रहता है जैसे समीपता चाहता है। इसी को मन में बसाकर तो यहाँ रहने की कोशिश कर रही हूँ। पर जानकी की किस्मत में सदमे ही लिखे हैं। एक दिन अचानक ही बाबूजी आ गए। डॉक्टर साहब, मैथिली ने बीएससी कर लिया है। एमएससी बायोटेक करना चाहती है, लेकिन करारी में यह विषय नहीं है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो वो यहाँ आकर पढ़ ले। जानकी को भी अकेलापन नहीं लगेगा। जानकी अभी भी गुस्से में थी। बाबूजी ने मेरा इस्तेमाल करने के लिए ही मुझे इस अधेड़ से ब्याह दिया है। सास ससुर का झमेला नहीं है, इसीलिए इन लोगों को जब मर्जी चाहे टपक पड़ने की पात्रता मिल गई है। अभी अम्मा बीमार पड़ी, बाबूजी यहाँ पटक गए कि करारी के डॉक्टर बेवकूफ है, संभव अच्छा इलाज करेंगे। क्षीण बुद्धि संभव ने उपचार किया और माता जैसा आदर दिया। अब मैथिली पढ़ना चाहती है, और फिर वैदेही, और फिर उससे छोटी सिया। मैं अपने घर में खासकर संयम को लेकर दखल नहीं चाहती। बोली, बाबूजी सुनो तो सही एक बार। लेकिन क्या करें इस क्षीण बुद्धि प्राणनाथ का। अविलंब कहा, बाबूजी सुनना क्या है, आपका घर है। मैथिली रहेगी तो चहल पहल बनी रहेगी। बाबूजी उद्देश्य पूरा कर चलते बने। जानकी सदमे में। संभव ने पूछा, क्या बात है जानकी, परेशान लग रही हो? बाबूजी आप पर भार डाल रहे हैं, मुझे संकोच होता है। संकोच? संकोच कैसा? ये घर तुम्हारा भी है। जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी इस घर पर पूरा पूरा अधिकार है। संयम खुश हो गया। बुला लो भाभी, मैथिली ने शादी में बहुत सताया था। अब मैं गिन गिन कर बदले लूंगा। मैथिली आकर माहौल में रंग भरने लगी। जानकी को संदेह नहीं, पुख्ता विश्वास है कि मैथिली संयम को लपेटे में लेने के लिए यहाँ स्थापित हुई है। उसमें रुचि लेकर संयम चालबाजी दिखा रहा है। फोर्थ सेमेस्टर पूरा होते होते समझ में आ गया कि रचना रची जा चुकी है। राज खोलने का भार संयम पर डाल फोर्थ सेम की परीक्षा होते ही मैथिली करारी खिसक ली कि उसकी अनुपस्थिति में संयम प्रस्ताव पारित करा ले। संयम प्रस्ताव लेकर जानकी के सम्मुख आया। भाभी, मुझे कुछ कहना है। कहो, क्या बात है? भैया से कहने की हिम्मत नहीं हो रही, इसलिए तुम मेरी अर्जी उनके दरबार में लगा देना। जानकी सब समझ रही है, पर फिर भी कहा, अर्जी का मजमून तो सुनूं मैं। भाभी, मैं मैथिली से शादी करना चाहता हूँ। अब तक का सबसे भीषण सदमा। इस तरह चीख कर अभद्रता दिखाते हुए जानकी पहली बार बोल रही है। पागल हो गए हो क्या? भाभी, उसी दिन पागल हो गया था जब मैथिली को पहली बार देखा था। मैथिली प्रेम वेम पसंद नहीं करती संयम। उसका समर्थन है,
वह कह रही थी कि तुम्हारा सामना नहीं कर सकेगी, इसलिए जब वह करारी चली जाएगी तब मैं तुमसे बात करूं। बात सुनते ही जानकी फूट फूट कर रो दी। देखती हूँ संयम तुम्हारे भैया क्या कहते हैं। जानकी फिर आत्मयंत्रणा से गुजर रही है, जिसे पहली नजर में दिल दे दिया। वह मैथिली के नाम की लौ जलाए बैठा है। मैथिली कितनी घाघ है, मेरी स्थिति जानती है, फिर भी जरूर अम्मा ने भेजा होगा। संयम पर मोहिनी डाले, एक और लड़की के हाथ सस्ते में पीले हो जाएंगे। मैथिली ने ऐसी मोहिनी डाली। नहीं नहीं, मुझे मनचाहा नहीं मिला, मैं मैथिली को भी मनचाहा नहीं पाने दूंगी। जानकी को रात भर नींद नहीं आई। खुद को असहाय, उपेक्षित पा रही है। संभव की संगत नहीं चाहती, पर वे अपनी भल मनसाहत में उसके समीप आना चाहते हैं। संयम की संगत चाहती है, पर वह पकड़ से छूटता जा रहा है। अब उसके व्यवहार में रोमांच नहीं, कपट का आभास होता है। पहले दिन से ही मैथिली को पाने की योजना बना रहा था। योजना सफल हो, इसीलिए भाभी भाभी कहकर उसकी खुशामद करता रहा। जानकी निराशा, ईर्ष्या, क्रोध, बौखलाहट से गुजर रही थी। अम्मा का फोन बौखलाहट को पराकाष्ठा पर ले आया। जानकी, मैथिली ने सब समाचार बताया। तुमको लेकर वह बड़े संकोच में है, पर संयम उससे शादी करना चाहता है। अगर ऐसा हो गया तो हमारे तो भाग ही जाग जाएंगे। दोनों बहनें मिलजुल कर रहेंगी। बाबूजी इतवार को डॉक्टर साहब से बात करने आएंगे। जानकी बौखलाहट में ललकारने लगी। अम्मा, तुमने मैथिली को जानबूझकर पढ़ने के बहाने मेरे घर भेजा कि संयम पर डोरे डाले। संयम इस डोरे के जाल में फंस गया। क्षीण बुद्धि डॉक्टर साहब को क्या कहूँ। संयम उनके दिमाग में इतना घुस गया है कि उसकी खुशी के अलावा इन्हें कुछ सूझता ही नहीं है। मैं बोलूंगी अम्मा, तुम्हें मैथिली का बड़ा ख्याल है। चुप कर जानकी, ये क्या बोल रही है तू। मैं बोलूंगी अम्मा, तुम्हें मैथिली का बड़ा ख्याल है। मुझे धोखे में रखकर अधेड़ बदसूरत के साथ बांधा, तब मेरा ख्याल नहीं आया था। जब ये दोनों भाई मुझे देखने आए थे, मैंने डॉक्टर साहब को चाचा और संयम को डॉक्टर साहब समझ लिया था। लेकिन तुम तो जानती थी ना असलियत क्या है, लेकिन मुझे नहीं बताया, मेरे साथ छल किया। नहीं बेटी, ऐसा नहीं है, तू गलत सोच रही है। मैं गलत नहीं सोच रही हूँ अम्मा, मैं अब भी सदमे से उबर नहीं पाई हूँ। अच्छी चाल चली तुम लोगों ने। मेरा दिमाग खराब है, इस विषय में मुझसे बात मत करना। जानकी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक उसी क्षण एक स्वर उभरा। भाभी। जानकी के कान बज रहे हैं या संयम कचहरी से लौट आया है। बैठक में बैठी तेज आवाज में अम्मा को ललकार रही जानकी को आभास नहीं था कि जरूरी फाइल लेने के लिए अचानक आ पहुंचा संयम। उसकी कटुता सुनकर बैठक से लगे बाहरी खुले बरामदे में ठिठका खड़ा है। इसके आने की आहट नहीं मिली या दबी चाप से बैठक में दाखिल हुआ है। संयम, तुम आज जल्दी आ गए। फाइल भूल गया था। पानी पियोगे? हाँ पीऊंगा। जानकी को राहत मिली कि संयम ने फोन पर की गई उसकी बातचीत नहीं सुनी। सुनता तो कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर देता। लेकिन जानकी महसूस करने लगी है कि संयम बहुत बदल गया है। कुटनी मैथिली करारी क्या गई, संयम की हंसी भी साथ ले गई। संयम, मैथिली की याद आ रही है। नहीं, अब मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। शादी नहीं करोगे? नहीं। क्यों? अम्मा से जो भाभी आप बात कर रही थी, सुनकर शादी से मेरा विश्वास उठ गया है। शादी के समय तुम्हारे मन में जो भी था, पर भैया के इतने अपनेपन को देखकर तुम्हारी धारणा में बदलाव आना नहीं चाहिए था क्या? अधेड़ बदसूरत भैया में इतने गुण हैं, पर तुम इस मामूली सी बात पर अटकी हो कि वे खूबसूरत नहीं है। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, पर तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ नहीं है। तो तुम्हारी ये खूबसूरती किस काम की? कपट, धोखा तुम्हारे साथ नहीं, हम लोगों के साथ हुआ है। सोचता था तुमने भैया का जीवन परिपूर्ण कर दिया है। तुम उनकी भावनाओं को समझती हो। सब ढोंग। भैया हमेशा मुझसे कहते हैं कि मुझे फुर्सत नहीं मिलती संयम, तुम अपनी भाभी का ख्याल रखा करो। मैंने तुम्हें इतना मान सम्मान दिया, ख्याल रखा, लेकिन तुम, छी छी। संयम, सुनो तो सही मेरी बात। तुम सुनो भाभी, मिसमैच होगा सोचकर भैया शादी का मन नहीं बना रहे थे। मैं अड़ गया था। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी, लेकिन अफसोस, मैं गलत था। संयम, मेरी बात तो सुनो। आप सुनो भाभी,
मैं मानता हूँ भैया जैसे इंसान के लिए जो अच्छे विचार नहीं रखता, वह अच्छा हो ही नहीं सकता। भैया मेरे लिए क्या है तुम नहीं समझोगी। मेरे लिए उनसे बढ़कर कुछ न है, ना तुम और ना ही मैथिली। मैंने तुम्हारे भीतर का कालापन देख लिया है, पर भैया को मत दिखाना। वे तुम पर बहुत विश्वास करते हैं, उन्हें तकलीफ होगी। उनके सामने मेरे साथ सहज व्यवहार करती रहना। मैं भी नाटक करता रहूंगा, नहीं करूंगा तो भैया को क्या कारण बताऊंगा। यह कहकर संयम पैर पटकता हुआ वहां से बाहर निकल गया। जानकी फिर आत्मयंत्रणा से गुजर रही है। संयम की आंखें सुलग रही थी, शब्द लड़खड़ा रहे थे। कितना अपमानजनक है। भाभी भाभी रटने वाले जिस देवर ने एक दिन दूसरा वर होने की बात कही थी, आज वह उसे भाभी कहने से भी भरपूर बच रहा था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।